स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखा था। दो डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स एज डेटा या फिर स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, जिसमें कि हॉरेस सेक्रेट की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एज मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स एज डेटा वाला जो था वो प्लूरल सेंस, और स्टैटिस्टिक्स एज मेथड्स, क्रॉक्सन-काउडन का मेथड इज इन सिंगुलर सेंस। क्रॉक्सन-काउडन सिंगुलर सेंस, हॉरेस सेक्रेट प्लूरल सेंस। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी, और मैंने आपको कैसे बताया भी था कि डेफिनेशन के अंदर से कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाने हैं। दे शुड बी, दे शुड बी, दे शुड बी लिख देना है। ठीक है, अब आज आगे क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। 5 से ज्यादा मार्क्स में आएगा, कम में नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई द डेफिनेशन ऑफ हॉरेस सेक्रेट इज बेस्ट। हॉरेस सेक्रेट का डेफिनेशन बेस्ट क्यों है? व्हाई द डेफिनेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड मोस्ट एग्जॉस्टिव। तो यहां याद रखो, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। विच डेफिनेशन इज बेस्ट, विच डेफिनेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, विच डेफिनेशन इज मोस्ट एग्जॉस्टिव। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ, फिर बाद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्वयं પોતાની જાતે સમજી શકાય તેવું, મોસ્ટ એક્ઝોસ્ટિવ વધુ નિશેષ। ठीक है, तो हॉरेस सेक्रेट का डेफिनेशन बेस्ट या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या मोस्ट एग्जॉस्टिव क्यों है, उसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आए तो उसका आंसर तो सिर्फ 3 लाइन का है, देखो यहां दिख रहा है। तो फिर ये सब क्या है, मैंने लिख के रखा है यहां, आपको आंसर में क्या क्या लिखना है। हॉरेस सेक्रेट का डेफिनेशन मतलब आपके पैम्फलेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ए वाला आंसर। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज डेटा। स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, ऊपर हॉरेस सेक्रेट की डेफिनेशन पहले लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज डेटा, मतलब ये आपके पैम्फलेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड देन ये 2 या 3 लाइन जो लिखी है वो लिखना है। इट possesses all the characteristics which the statistical data should possess। स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो सभी इस डेफिनेशन के अंदर है। कौन सी डेफिनेशन के अंदर? हॉरेस सेक्रेट की डेफिनेशन के अंदर। हेंस द डेफिनेशन इज बेस्ट, इसलिए इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं? बेस्ट कहते हैं, या फिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, या मोस्ट एग्जॉस्टिव। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है उसके अनुसार आंसर लिखना है। अगर आपको यहाँ पूछा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखेंगे, बेस्ट पूछा है तो सिर्फ बेस्ट लिखेंगे, मोस्ट एग्जॉस्टिव क्वेश्चन के अंदर है तो आंसर के अंदर भी मोस्ट एग्जॉस्टिव लिखेंगे। ठीक है, समझ गए इसका आंसर कैसे देना है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, 5 मार्क्स। आंसर किस तरह से लिखना है? तो पहले क्वेश्चन 3A से डेफिनेशन लिखना है हॉरेस सेक्रेट का, फिर क्वेश्चन 2 से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, वो मैंने बताया था। क्वेश्चन 3A हॉरेस सेक्रेट का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स है उसके अंदर इट शुड बी लगा देना है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। और उसके बाद ये 3 लाइन ऐड कर देनी है। इट possesses all characteristics which the statistical data should possess। સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા માટે જે લક્ષણોની જરૂરિયાત છે એ બધા લક્ષણો આ ડેફિનેશનમાં દેખાય છે। એન્ડ હેન્સ डेफिनेशन इज बेस्ट, इसलिए डेफिनेशन बेस्ट है, या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, या मोस्ट एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किस तरह से लिखना है मैंने आपको बताया। डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दी है, इसलिए फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स ना कार्यों।
उसके यूज कौन से फंक्शंस, कार्य कौन से, ठीक है। देखो, इट एक्सप्रेसेस द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म, किसी डेफिनेट फॉर्म के अंदर पूरे डेटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ચોક્કસ સ્વરૂપમાં માહિતીને રજૂ કરી શકાય છે। ये डेफिनेट फॉर्म कौन सा है? तो अब डेटा को जनरली एक्सप्रेस करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो हम डेटा को डेफिनेट फॉर्म के अंदर एक ચોક્કસ સ્વરૂપની અંદર एक्सप्रेस કરી શકીએ, રજૂ કરી શકીએ। ओके बेटा। सेकंड पॉइंट, इट सिम्प्लिफाइज मास ऑफ फिगर्स। मास ऑफ फिगर्स એટલે શું? બહુ મોટા પ્રમાણમાં તમને આંકડાઓ આપેલા છે બેટા, એને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરી શકીએ, એને સાદા સ્વરૂપમાં ફેરવી શકીએ। फॉर एग्जांपल 5000 वर्कर्स किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 5000 वर्कर्स का इनकम, किसी का 2000 है, किसी का 5000 है, किसी का 8000 है, किसी का 10000 है, किसी का 15000 है, ठीक है। तो ये 5000 वर्कर्स का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे सैलरी का, तो एवरेज वैल्यू कैसे मिलेगा? हमको सिर्फ एक फिगर में मिलेगा, एक ज आंकड़ामां मळशे। बधानो अलग अलग छे, 12000, 15000, 25000, 50000, 52000, 58000, 60000, 75000, सबका अलग अलग है, लेकिन उसके ऊपर से हम एक्स बार का वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू के अंदर पूरे डेटा की एक्सप्रेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रेजेंटेशन हो जाएगी ना, एक ही फिगर के अंदर पूरे डेटा का, कि भाई एवरेज इनकम कितना है इस फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉइज का, तो वो एक फिगर में मिल जाएगा मुझे। तो जो ह्यूज मास ऑफ डेटा था, विस्तृत स्वरूपनी माहिती हती, एने આપણે સિંગલ આંકડામાં રજૂ કરી શકીએ। सो वी कैन सिंप्लीफाई ह्यूज मास ऑफ डेटा। पूरे जो विस्तृत स्वरूप का डेटा है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन એટલે સરખામણી કરી શકાય, तुलना कर सकते हैं हम। जैसे हमने देखा था ग्रुप ए दिया हुआ है, ग्रुप बी दिया हुआ है, विच ग्रुप इज बेटर, विच बेसमैन इज बेटर, था ना ऐसा? विच बेसमैन इज मोर स्टेबल, मोर कंसिस्टेंट, मोर वेरिएबल, मोर वेरिएशन, देखा था हमने। तो इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम कंपैरिजन कर सकते, सरखामणी करी सकीए छे। देन इट हेल्प्स इन कोरिलेटिंग द डेटा। ये कोरिलेटिंग द डेटा એટલે શું? तो भाई डेटा के बीच का हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, सहसंबंध शोधी શકીએ, જેમ કે प्राइस एंड डिमांड एनी वच्चे कोरिलेशन મેળવી શકાશે। ड्यूअल डेटा मैं वच्चे पण कहेलू, द्विचल माहिती, उसके ऊपर से कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सहसंबंध शोधी शकाय। ऊंचाई અને वजन, तो दे आर कोरिलेटेड, एक बीजा साथे संबंधित है, तो कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर क्या है? इट हेल्प्स इन प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान, अंदाज। जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस आपको सिलेबस में था 12th के अंदर, 12वां धोरण अंदर तमने नियत संबंध कोर्स में हतुं। अब वो आपको y कैप का इक्वेशन मिल गया, 20 प्लस 0.5 इंटू एक्स। अब मुझे x दिया हुआ है 100, व्हाट इज y क्या है? तो यह y का मैं प्रेडिक्शन कर सकूंगा, y ની કિંમતનું અનુમાન કરી શકીશ। I can predict y from given value of x। x ની આપેલી કિંમત માટે y ની કિંમતનું આપણે પ્રેડિક્શન કરી શકીએ। तो स्टैटिस्टिक्स का एक फंक्शन है प्रेडिक्शन करना, ओके, अनुमान मेळववा। देन इट हेल्प्स इन फॉर्म्युलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज। नीति घड़तर माटे उपयोगी है, ठीक है। किसी का एवरेज इनकम कम हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी कि भाई कंट्री के अंदर इस क्लास का एवरेज इनकम कम है तो उसको ऊपर कैसे उठाया जाए, है ना। तो इट हेल्प्स इन फॉर्म्युलेटिंग पॉलिसीज। नीतिओना घड़तर माटे उपयोगी है, मददरूप है। किसी का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, किसी क्लास का, मिडिल क्लास या पुअर क्लास या फिर रिचेस्ट क्लास, वो सबका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन निर्वाह खर्चनो सूचकांक, तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऊपर लाना है, एमનું जीवन धोरण सुधारवुं छे।
तो क्या करना है गवर्नमेंट को, जो पॉलिसी बनेगी क्या करना है, उसके बारे में जो पॉलिसीज बनेगी वो कहां से हेल्प लेगी, तो स्टैटिस्टिक्स से हेल्प लेगी। उसके बाद पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का डेटा होना चाहिए। डेटा इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज डेटा, आपको पता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस है। फर्स्ट पॉइंट देखा, इट एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, ચોક્કસ સ્વરૂપમાં માહિતીની રજૂઆત કરી શકાય છે। ઇટ સિમ્પ્લિફાઈઝ માસ ઓફ ફિગર્સ, પૂરા માસ ઓફ ફિગર્સ मतलब આંકડાઓ બહુ વિસ્તૃત પ્રમાણમાં છે, એને સિમ્પ્લિફાઈ કરી શકાય, સાદા સ્વરૂપમાં ફેરવી શકાય। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, उसके ऊपर से हम कंपैरिजन सरखामणी कर सकाय। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्शन कर सकाय, अनुमान कर सकाय, मैंने आपको बताया। इट हेल्प्स इन फॉर्म्युलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज, योग्य नीतियों घड़तर कर सकाय छे। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे पढ़ा रहा हूँ, आप पैम्पलेट से लिखो, बोर्ड पे से लिखो, दोनों इक्वली। ओके, लिख देना, लिखना जरूरी है। ओके, आगे मैं पढ़ा रहा हूं। नाउ अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें से याद रखना है आपको, हॉस्ट सेग्रेट डेफिनेशन इज बेस्ड, दूसरा था सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड मोस्ट एग्जॉस्टिव। ठीक है, मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने वाला है। डेफिनेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर जो आंसर के अंदर 3 लाइन थी वो 3 लाइन लिखना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने 6 पॉइंट्स देखे। स्टैटिस्टिक्स ना कार्यों, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस, महत्व। एप्लीकेशन मतलब वो कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है आपको, बता देता हूं मैं। देखो अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब दूसरा एक वर्ड आ सकता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप, तो स्कोप में भी यही लिखना है। ओके, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशंस एंड स्कोप। क्वेश्चन के अंदर मैंने पैम्पलेट के अंदर स्कोप वर्ड नहीं दिया था, आप लिख देना। ओके, चलो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कौन से एस्पेक्ट, कौन से पॉइंट्स में, वो बताया। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक्स लॉज बनाते हैं ना, आर्थिक नीतियों बनावी है, तो इकोनॉमिक लॉज उसके क्रिएशन के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए। आपके पास स्टैटिस्टिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब गुजराती में कहेवाय बेकारी आंकड़ा तमारी पासे हशे तो बेकारी निवारण माटे तमे पगला लई शकशो, हाँ के ना। यू कैन टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हम मिनिमाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकेंगे, गवर्नमेंट मतलब हम नहीं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो जानने के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से मैं जानूंगा कि पूरे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और उसके हिसाब से कुछ पॉलिसीज बनाऊंगा जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए, उसके स्टडी के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत रहेगी। फिर कॉम्पिटिशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कंप्यूट करना है, राष्ट्रीय आवक की गणतरी करवानी है, तो उसमें भी फिर स्टैटिस्टिक्स लगेगा, आंकड़ाओं लागसे, फिगर्स होंगे सबके, तो हम नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकेंगे ना। फिगर्स ही नहीं होंगे, डेटा ही नहीं होगा, तो हम नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। देन इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक आयोजन करवानुं होय, नीति आयोग नाम सुना होगा,
वो क्या करती है? इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, आर्थिक आयोजन करे छे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंपल समझो, डेटा। डेटा के बिना कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकेगा, वो बंद हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है। कौन सा? लोकेशनल एंड साइज डिसीजन। चलो हम नया बिजनेस लगा रहे हैं तो कौन से लोकेशन पे लगाना है, कितना बड़ा प्लांट उसका लगाना है, कितना स्क्वायर फुट में फैला हुआ होगा हमारा प्लांट, है ना। तो लोकेशन एंड साइज ऑफ, लोकेशन और साइज के लगते जो डिसीजन है वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ले सकते हैं हम। स्टडी ऑफ डिमांड, हम जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसका डिमांड है क्या नहीं है वो जानना पड़ेगा। वो जानने के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिएगा, आंकड़ाओं जो इससे, माहिती जो इससे। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन का प्लानिंग करेंगे कि भाई हम जो इस एरिया के अंदर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ आसपास से रॉ मटेरियल मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो प्रोडक्शन का प्लानिंग करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, हम जो चीज़ बनाने वाले हैं उसकी क्वालिटी कैसी रखना है। मार्केटिंग डिसीजन, लोगों तक वो आइटम कैसे पहुंचाएंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। जाहिरात मार्केटिंग मतलब किस तरह से मार्केटिंग करना है, कौन हमारे कस्टमर्स होंगे, ये सब डिसीजन कहाँ से ले सकते हैं, किसका यूज़ करके ले सकते हैं हम, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके ले सकते हैं। प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस, फ्यूचर में हम बिजनेस को किस तरह से डेवलप करेंगे उसके लिए डेटा चाहिएगा। इन्वेंटरी कंट्रोल, कॉस्ट का कंट्रोल, इन्वेंटरी मतलब कॉस्ट, कॉस्ट का कंट्रोलिंग किस तरह से करेंगे। कॉस्ट एक बार कंट्रोल होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, दाम अच्छे नहीं मिलेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा या नहीं मिलेगा प्रॉफिट, लॉस में जाएगा बिजनेस। इसलिए इन्वेंटरी कंट्रोल। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस का किस तरह से करेंगे। अकाउंट एंड ऑडिटिंग, बिजनेस हम लेके बैठे उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, हिसाबों लखवा पड़से, हिसाबों अकाउंटिंग करने के बाद उसको सीए के पास ऑडिट भी कराना पड़ेगा। देन ऑपरेशनल रिसर्च, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से 10 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स है और इन बिजनेस है। एग्जाम में क्या होता है, 2-3 मार्क्स में पूछते हैं। इन इकोनॉमिक्स आए तो पहले 4 पॉइंट्स आएंगे, इन बिजनेस आए तो 10 पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स लिखना है सिर्फ आपको, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स का रहा तो भी 10 और 14 पॉइंट्स हो गए, तो 14 पॉइंट्स कुछ कम नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन बाकी रहा है सिर्फ। कौन सा क्वेश्चन बाकी रहा, तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। और उसके साथ साथ इस चैप्टर के एमसीक्यू भी मैं आपको दे दूंगा, उसके आंसर्स भी वीडियो के अंदर दे दूंगा। ओके, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये आप लर्न कर देना, बोर्ड से लिख देना या पैम्पलेट से लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय एवरीवन।